अनुज आपकी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ है, एक्चुअली हुआ क्या था? 14 दिसंबर को रात को मैं जा रहा था यूजुअल अपने फ्रेंड के साथ डॉग वॉक करा रहा था, तो वो पार्किंग एरिया में गाड़ी बिल्कुल बीच में कहीं साइड पे पार्क थी और सो आई थॉट आई जस्ट पुट इट इन द ग्रुप। तो मैं फोन अभी देख ही रहा था तो एकदम पीछे से एक आदमी आता है, बोलते हुए इधर आए, मेरे से बात करने आया, फिर मुझ पे चार्ज किया। हर एक ओनर के ऊपर जब भी कोई गलत आदमी अटैक करने लगता है उसका डॉग डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट करता है। मेरा डॉग उस चीज में भौंकने के लिए आगे बढ़ा। उतर से कटवानिया कुत्ते से पड़वाएगा। कोई भी आदमी अकेला हो तो वो लड़ सकता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ हो या बच्चे के साथ हो या कोई डॉग के साथ हो या किसी फ्रेंड के साथ हो, लड़की के साथ हो, वो पहले उसको बचाएगा। यू कैन हियर माई फ्रेंड पीछे से चिल्लाती हुई कि वॉचमैन को बुलाने के लिए। एज पर द CCTV इज मेकिंग अ वीडियो। व्हाट? जो सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है, थोड़ा उनके अंदर भी थोड़ा तो पावर होना चाहिए। उनको हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ये उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। वो अगर शायद उधर खड़ा होता Help बीच कर में तो देते। शायद आज इनको इंजरी वो इंजरी होती भी नहीं। व्हाट मैटर्स इन द कोर्ट कि आप लाठी मारते हैं, इंटेंशन मैटर करती है, और आपने उसको सर पे मारा मतलब आपकी इंटेंशन थी उसको मार देने की। इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर, इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर। मैं चला गया वहाँ से FIR कराने सीधा, और एक वक्त शख्स वहाँ आया था सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाला था किसी और स्टेशन का। वो आदमी मराठी में मेरे IO को जो लिख रहा है FIR उसको प्रेशराइज करता है, ट्राइज टू मैनिपुलेट Yes. योर FIR। यस। और वो आदमी पीछे बैठा मुझे पुलिस स्टेशन में धमकी दे रहा है कि 2026 तेरा आखिरी है। मुझे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी मुंबई पुलिस। अगर आपके साथ कभी कुछ हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाइए या आपका हाल ख़राब हो जाए, लेकिन आप लाइन में लग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे खड़े होकर लिखवाइए कि आपको क्या हुआ है। उस आदमी ने मुझे जान से मारने की धमकी वीडियो पे दी। जान से बात हुआ। मेरी फ्रेंड को उसके बाद भी ये धमकी दी कि मैं तेरे को घर से उठा लूँगा, तू औरत है, तू घर बैठ, तेरी औकात घर पे बैठने की है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा था, ये मुंबई है, ये दिल्ली नहीं है और ये हरियाणा नहीं है जहाँ पर आदमी ऐसा कर सकता है। कहता है पुलिस मेरा घंटा कुछ उखाड़ सकती है, ये शब्द थे उसके। सर आपको क्या लगता है जिनके साथ ऐसा हुआ और अब मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट उन्हें लग रहा है कि इससे अच्छा तो मुझे मार ही देना चाहिए था? खुद का डिफेंस करना हर एक का हक है। अगर सामने से कोई आपको रॉड मार रहा है, तलवार मार रहा है, तो आपको डिफेंस तो करना ही है ना, मार तो खाना नहीं है। मेरी गलती थी कि मुझे बहुत उम्मीद थी मुंबई से। आफ्टर दिस इंसिडेंट जो आज का माहौल मुंबई का मुझे लगता है, आई फील मुंबई इज अनसेफ। दिस इज एन इंसिडेंट व्हिच कैन हैपन टू एनीबॉडी। क्या करना चाहिए कॉमन इंसान को कि मतलब क्या आप डर के बैठे रहें घर पर? हाय अनुज। हाय सर। Hello. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू कैंडिड कन्फेशंस विद छवि। तो आज मैंने आपको स्पेशली बुलाया है बिकॉज अनुज आपकी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ है जो काफ़ी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे। आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर ओन माउथ कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो 14 दिसंबर को रात को मैं जा रहा था यूजुअल अपने फ्रेंड के साथ, प्रियंका नाम है उसका, और वो उसके साथ मैं अपनी सोसाइटी में डॉग वॉक करा रहा था। तो रात को और करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो उस वक्त मैंने रास्ते में गाड़ी बिल्कुल मिडिल साइड पे देखी जहाँ पे वाटर टैंकर आता है, और पार्किंग के स्लॉट्स हमारे हर जगह अलॉटेड हैं। तो दिस वाज इन योर ओन सोसाइटी? हाँ, सोसाइटी के अंदर। तो वो पार्किंग एरिया में गाड़ी बिल्कुल बीच में कहीं साइड पे पार्क थी, और वाटर टैंक वहाँ पर सुबह मॉर्निंग में आता है, उधर मिडिल उस पर पार्क था। वहाँ स्लॉट नहीं है, वहाँ पार्किंग नहीं करता कोई। तो मैंने अपने वॉचमैन को बोला कि ये यहाँ पर गाड़ी कैसे पार्कड है, ये तुमने देखा क्यों नहीं कोई अगर आया वहाँ से? तो वॉचमैन का कहना ये था कि ये जी A विंग में है 602 से वो पार्क करते हैं, और ये दूसरी गाड़ी है जो रात को आती है, और वो मेरी सुनते नहीं है, मुझे उल्टा बोलते हैं और निकल जाते हैं गाड़ी खड़ी करके। तो मैं उनको बोलता हूँ मेरी नहीं सुनते, और उल्टा मुझे सुनने को मिलता है। तो मैंने उनको बोला कि वॉचमैन को बोला कि तुम्हारा काम है ये, तुम्हारा काम करना चाहिए अपना, क्योंकि ऐसे कोई गाड़ी बाहर से लाए अगर आ भी रहा है तो एक फ्लैट को एक ही गाड़ी अलॉटेड है। सो आई थॉट आई जस्ट पुट इट इन द ग्रुप, क्योंकि ओनर्स ग्रुप है, पीपल शुड नो अबाउट इट। वट एवर हैपन्स इन द सोसाइटी, नॉर्मली कोई एक दो लोग दे मेक श्योर कि यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ पर ये इशू है, कभी लाइट नहीं चल रही पार्किंग एरिया में, कुछ है तो कुछ ना कुछ एक जस्ट काइंड ऑफ आई पुट इट इन द ओनर्स ग्रुप विच इज़ अ राइट टू डू दैट। तो मैंने उस गाड़ी के बारे में उसकी फ़ोटोग्राफ खींची और ये बोला कि ये गाड़ी A विंग 602 की है जो मुझे
वॉचमैन ने बोला है ये आपकी दूसरी गाड़ी है, सो एवरी फ्लैट हैज़ सिंगल Parking. पार्किंग है अलॉटेड, जो हमारे सोसाइटी लॉज के और बाई लॉज के हिसाब से भी यही है महाराष्ट्र के। तो आप दो गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। हालांकि ये भी मैंने मेंशन किया साथ में वॉइस नोट में कि अगर कोई इवेंट या कोई बर्थडे या कुछ होता है तो 1-2 दिन के लिए अलाउ हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर से गाड़ियाँ गेस्ट आते हैं। बट आप यहाँ पे बीच में खड़ी ना करें, गलत जगह है, इसको प्लीज़ रिमूव योर सेकंड कार। बाकायदा मैंने उसमें प्लीज़ रिमूव योर सेकंड कार लिखा है। तो उसमें नीचे वॉइस नोट आता है 1-2 कि तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तू कौन है भाई, कहाँ से आया है, ये वो। और This came on the voice note ये on the वॉइस नोट group. पे आया था। Okay. मैं ये भी बता दूं मैं आपको कि उस इंसान ने अब वो वॉइस नोट वहाँ से डिलीट कर दिया। Oh. हाँ, बहुत स्मार्टली ये चीज़ें चली हैं। और ये बोलने के बाद ये तो मुझे पता भी नहीं था कि वॉइस नोट वहाँ पे थे। 2-3 वॉइस नोट ऐसे आए किसी आदमी के। हालांकि वो ओनर ऑफ दैट फ्लैट इज़ अ वुमन Okay. हु इज़ अ सेपरेट एंटिटी, जो वहाँ पर अभी रिसेंटली आई हैं। और वो खुद को मिस, जो भी उनका नाम है वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो बताती हैं। और इसके बावजूद वो ओनर वहाँ से नीचे आता है। तब तक मैं सिर्फ खड़े होके प्रियंका से बात ही कर रहा था अपनी फ्रेंड से, तो उसने मुझे बताया ऐसे किसी ने वॉइस नोट बीच में भेजा है। तो मैं फ़ोन अभी देख ही रहा था तो इतने में पीछे से एक आदमी आता है, बोलते ओए इधर आए, ओए ओए, ऐसा करके पहले ही एक स्टर्न टोन में शुरू होता है। और फिर मैं वहाँ नहीं जाता, वो वहाँ से आता है और आकर मुझे सीधा बोलता है कि तू अगर अपने बाप की एक बाप की औलाद है, इसको हटा के दिखा दे। अच्छा. तो मैंने कहा कि देखिए मैं इसमें कोई रोल नहीं है मेरा, गाड़ी आप यहाँ लगाओगे तो मैं ग्रुप में डालूंगा, यहाँ 10 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तू हटा के दिखा, नहीं तो तेरे को तो मैं उठा दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि कहता है कि मैंने कहा क्या परेशानी है, कहता है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। Okay. अब ये बात कि तू नहीं जानता मैं कौन हूँ या मेरा बाप कौन है, ऐसे बहुत लोग दिल्ली में देखे, मैं खुद दिल्ली से हूँ। ये धमकियाँ बहुत पुरानी हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा अपने बाप के बारे में, बट मैं वो सुनने के बाद भी इस चीज़ से नहीं हटा। और मैंने कहा देखिए जब जो भी हो, फ़िलहाल तो ये गाड़ी गलत खड़ी हुई है और इस बारे में मैं ग्रुप में डालूंगा, जो मेरा हक बनता है सोसाइटी के रूल के हिसाब से। फिर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी Okay. कि तू गाड़ी को हाथ लगा के दिखा, मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, अब तू इस चीज़ को पछताएगा। तो मेरे को ये देखते हुए जब वो धमकी दे रहा था बार बार, तो प्रियंका जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज़ को कि ये अब धमकी दे रहा तो रिकॉर्ड करना चाहिए एज एन एविडेंस। जी. उसने रिकॉर्डिंग करी और उसकी रिकॉर्डिंग को देख के सडनली वो उसकी तरफ टर्न होके उसके ऊपर चार्ज कर गया Okay. और उसको भी उसने हाथ लगाया। अच्छा. अब नाउ दिस गाय व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू गेट ऑन टू माई फ्रेंड, सो एज अ मैंने उसको बोला कि तू मुझसे बात कर, उधर क्यों जा रहा है। और जब मैंने उससे बात बोली, वो मेरे से बात करने आया, फिर मुझ पे चार्ज किया उसने उंगली करके, देखो ऐसे करके। अब वो डॉग मेरे हाथ में लीश पे था। किसी भी पेट ओनर को मैं पूछना चाहूँगा, जो जितने भी आपकी ऑडियंस में है, हर एक ओनर के ऊपर जब भी कोई गलत आदमी अटैक करने लगता है, आदमी या औरत, उसका डॉग डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट करता है। जी. ये एक अनकंडीशनल लव होता है जो एक आदमी साथ में रखता है, जो हमेशा डॉग आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे ही वो आपकी वाइब सेंस करेगा कि कोई आदमी अब मेरे ओनर पे अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे बचाने के लिए आएगा। मेरा डॉग उस चीज़ में भौंकने के लिए आगे बढ़ा, उसने काटा कुछ नहीं किया। एंड माई रिफ्लेक्स, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने डॉग को, मेरे हाथ में है, और उसको मैंने पीछे किया एज ए रिफ्लेक्स, और मैंने अपना हाथ उसको आगे रखा कि, और ये मेरे पास प्रूफ है You वीडियो में, stopped the man from टू coming स्टॉप हिम कि forward. आगे मत आए। मैंने यूँ किया, वो आगे भौंका, मैंने, ये इंस्टेंट रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्स होता है। मेरा हाथ उसके सिर्फ हाथ पे लगा। इसके बाद उस आदमी ने मुझे बोला तू अपने कुत्ते से कटवाएगा, कुत्ते से कटवाएगा। मैंने कहा कुत्ते से क्या कटवाएगा, क्या अब मैं इसको मार दूंगा, इसको मतलब अब मैं इसको कुत्ते मार दूंगा, तू देख अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जान से मारूँ। तो आई वॉज एस्टॉनिश इन द सेंस, या तो वो आदमी ड्रग्स पे था या कोई उसको इशू था जिस वजह से वो नीचे पहले ही प्लान करके आया था कि मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ आदमी को। अब वो उसको सिर्फ मौका चाहिए था मेरा हाथ टच करने के में, उसने बोला, और ये कुत्ते की बात पे बोल पड़ा कि ये कुत्ते को मैं मारूंगा। इतने में वो भागा, जो सीसीटीवी पे कैप्चर्ड है, भागता हुआ गया। उसको पता था कहाँ पे एक लट पड़ी है, सीधा वहाँ जाके उसने उठाई, वो जो अपना लट जिसको बेसिकली मोटा जो डंडा होता है, वो उठा के उसने भागता हुआ आया। अब इतनी देर में मैं सिर्फ फ़ोन निकाल के सोच रहा था किसी को फ़ोन करूं या मैं अपनी, तो मेरे को लगा कि मैं प्रियंका को बोलता हूँ कि वो पीछे हो जाए और डॉग को लेके पीछे चल जाए, क्योंकि
उसको लगी कुछ भी हुआ, तेरे को कुछ लगी, तो अब एज अ पर्सन कोई भी आदमी अकेला हो तो वो लड़ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो अपनी फैमिली के साथ हो या बच्चे के साथ हो या कोई डॉग के साथ हो या किसी फ्रेंड के साथ हो, लड़की के साथ हो, वो पहले उसको बचाएगा। जी। तो मेरा यही इंस्टेंट रिएक्शन था कि तू पीछे हो जा, यू गेट अवे, तू उस तरफ विंग की तरफ चली जा, क्योंकि इस तरफ मत खड़ा हो, क्योंकि पता नहीं क्या लेने गया, क्या करने गया, मुझे पता नहीं। इतनी देर में जब मैं उसको देख रहा था, मैं घूमा तो उसने सीधा डंडा मेरे मुंह पे मारा, व्हाट? ओके। सीधा मुंह पे मारा, और वो डंडा मेरे मुंह पे इतनी तेज़ लगा कि वो उड़ता हुआ पीछे गिरा। मेरे हाथ पे फ़ोन था और मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, यहाँ तक कि बाद में मुझे ये ब्लैकआउट ही हुआ था कि ये दिखा समझ ही नहीं आई थी। जब सीसीटीवी मैंने देखा तब मुझे याद आया। कई बार आपके दिमाग से फ्लैश हो जाता है जब भी ऐसा कोई ट्रॉमा एकदम से आपके फेस पे पड़ता है। तो वो डंडा जब पीछे गया तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन ऑन कर दिया, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ओके। और आई टर्न टू सेव देम कि कहीं वो वहाँ से डंडा पकड़ के उनको मारना चला जाए। तो मैं पीछे घूमा और वहाँ गया, तो बाकी की रिकॉर्डिंग जो थी उसने मुझे, जो ऑनलाइन आई, जो मैंने पोस्ट भी की इस डर से कि मेरा फ़ोन ना तोड़ दे या एविडेंस ख़राब ना कर दे, उसने वो डंडा उठा के मेरे सर पे 4-5 बार मारा। और ऑल आई कुड डू बीइंग एन एक्टर कि मैं बस हाथ मुंह पे रख के, क्योंकि मेरी शूटिंग लाइंड अप थी, मेरे दिमाग में यही आया मुझे शूटिंग करनी है, तो किसी तरीके से मैं मुंह पे ना Face चोट लगे, बचा कुछ लूं। लग ना जाए, शूटिंग कर लूँ। तो मैं ऐसे हाथ रख के अपने आप को बचा रहा था। फिर उसने पता नहीं क्या उठाया या किससे मारा, टांगों पे 4-5 बार मारा, किस ऑब्जेक्ट से, कुछ मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि मैं घूम गया था उसके बाद। ऑल आई कुड सी वो रिकॉर्डिंग सिर्फ मैंने ऐसे हाथ से पकड़ी थी राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से मैं सिर्फ ये हाथ रख के सिर्फ मार खा रहा था, कह रही है तो सही कहें तो। सर पे मारा 4-5 बार, पीठ पे मारा, मेरी टांगों पे मारा, इस टांग पे मेरे पूरा सूज गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, नील पड़ चुका था। इस टांग पे अजीब से ऑब्जेक्ट से मारा, मुझे नहीं पता कि कितना क्या चीज़ उठाई थी। यू कैन हियर माई फ्रेंड पीछे से चिल्लाती हुई कि वॉचमैन को बुलाने के लिए, और वॉचमैन एज पर द CCTV इज़ मेकिंग अ वीडियो, व्हाट? ही इज़ मेकिंग अ वीडियो। तो आज हम इस जहान में हैं, यहाँ पर डिजिटल एरा में, जहाँ पर लोग अपनी जॉब नहीं करते लेकिन मज़े देखते हैं कि वीडियो बना लें इसकी। जो काम उसको करना था वो उसने नहीं किया, जो गाड़ी उसको देखनी चाहिए थी वो उसने नहीं की, और जब ये सब हुआ भी तब भी वो आगे बाद में आया, जब ऑलरेडी ये सब हो चुका था। उस आदमी ने मुझे जान से मारने की धमकी वीडियो पे दी, गालियाँ दी। मेरी फ्रेंड को उसके बाद भी ये धमकी दी कि मैं तेरे को घर से उठा लूँगा, तू औरत है, तू घर बैठ, तेरी औकात घर पे बैठने की है, ये शब्द थे उसके। और आई वॉज बीइंग फीलिंग वेरी हेल्पलेस फॉर द फैक्ट कि ऐसा नहीं कि मैं उसको मार नहीं सकता। द ओनली पॉइंट इज़ उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि ये, क्योंकि मैं जहाँ से पता लगा कि वो सोनीपत का हरियाणा से एक आदमी है, मैं भी दिल्ली से हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ किस तरह से लोग वायलेंट होते हैं, क्या है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पर भरोसा था, ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र है, ये दिल्ली नहीं है, और ये हरियाणा नहीं है जहाँ पर आदमी ऐसा कर सकता है। और उस बेस पे मैं खड़ा था वहाँ पे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तू ऊपर उसको ले जा, डॉग को, और उसको पहले ऊपर रख और आइस ले आ। तो वो बर्फ़ लेके आई, मेरे सर पे खून निकल रहा था, और मैंने सर पे हाथ रख के बर्फ़ रखी और 100 नंबर मिलाया। अब वो आदमी अभी भी इस बात की धमकी दे रहा है मुझे कि तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो पुलिस को फ़ोन करेगा तो तू ही फंसेगा, मेरे को बता, मैं फ़ोन करूं फिर एक, नहीं तो यहीं पे सुलटा ले इसको। ओह। कहता है पुलिस मेरा घंटा कुछ उखाड़ सकती है, ये शब्द थे उसके, ये शब्द हैं उसके। बट मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आदमी इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद, जान से मारने की कोशिश करने के बाद, उसके बावजूद उस आदमी में इतनी हिम्मत है ये कहने की ये पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती मुंबई में। तो मैंने उसको बोला अब तू फ़ोन कर ले, क्योंकि मैं तो जाऊँगा FIR कराने, और ये मेरा भरोसा था मुंबई पुलिस पे। सो सुधीर जी, आई वांट टू आस्क यू कि इनके साथ ऐसा अपनी सोसाइटी में हुआ, इन्होंने जो स्टैंड लिया कि उल्टा रिटेलिएट नहीं किया, मारा नहीं, और इन्होंने चूज़ किया कि मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगा, वाज दैट द राइट थिंग दैट ही डिड? यस, अगर इनको अगर जो भी कल ट्रिप है उन्होंने अटैक किया, फिर उन्होंने 100 नंबर डाल करके पुलिस को बुलाया, दिस इज़ अ परफेक्ट मेथड। क्योंकि हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, उनको मेडिकल करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इंजरी क्या है वो इंजरी के बेसिस पे हम FIR लिखते हैं, और
उन्होंने एफआईआर तो लिखवाई है। तो मेरा वही बोलना है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है या आपको कोई मारते हैं या कुछ भी हादसा होता है तो आपको पुलिस स्टेशन में जाना ज़रूरी है, और पुलिस, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। सर आपको कहीं लगता है कि ये जो अनुज के साथ अटैक हुआ कहीं ना कहीं इसमें पेट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ? आई मीन बिकॉज मैंने ये भी देखा है सोसाइटीज़ में आजकल काफ़ी लोग जो पेट लवर्स नहीं हैं या डॉग लवर्स नहीं हैं, एनिमल लवर्स नहीं हैं, वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कई बार। यू थिंक देयर इज अ कनेक्शन? इनका इंसिडेंट शुरुआत तो पार्किंग से हुआ है, लेकिन उसके बाद ही वांट टू अटैक ऑन हिज पेट, क्योंकि वो जैसे अनुज ने बोला है कि कोई भी पेट अपना ओनर या फीडर मीन्स अभी अगर आप रोड पे भी खाना खिलाते हैं तो वो अपने फीडर का भी प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही ये तो उनका पेट है। सर पर इस तरीके से डू यू थिंक कि क्या ये इजी टारगेट है? क्योंकि आदमी अब आदमी से नहीं लड़ पाता तो वो ये सोचता है कि अब ये लॉज इनके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट है नहीं, तो चलो इसको बहाना मार के मैं इसको मार देता हूँ। यू आर सेइंग दैट ही इज ट्राइंग टू टेक एन इजी वे आउट। हाँ, इजी वे आउट बेसिकली। क्योंकि मैंने जहाँ तक सर मैं एफआईआर कराने गया, उसके बाद वहाँ पर भी एफआईआर कराने के बाद मैं गलती से पहले चला गया, ये आगे की कहानी है, जहाँ पे मैं उसके बाद चला गया जो एक नॉर्मल आदमी को लगेगा, जो भी हॉस्पिटल पास में दिखेगा। हाँ, करेक्ट। मुझे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल एक बाहर में रोड पे दिखा जो पुलिस स्टेशन जाने से पहले था, घर के पास। मैं ऑस्कर नाम का वहाँ गया, वहाँ पे मैंने उसने बोला कि स्टिचेस लगेंगे आप, लेकिन पहले पुलिस से लिखवा के लाओ क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। तो वहाँ से मैं सीधा उसने मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगाया और कहा कि अब आप जाके वहाँ से पर्ची लें। मैं चला गया वहाँ से एफआईआर कराने सीधा। मैंने वहाँ से पर्ची लेनी थी जो देनी थी ताकि मैं ट्रीटमेंट कराऊँ, फिर मैं एफआईआर कराऊँ। वो पहले ही वहाँ पे बैठा है, बीएमसी से पर्ची लिखवा के लाया है कि मुझे डॉग ने काट लिया। और हाँ, उसने कहा डॉग ने काट लिया। ये सब प्रिपरेशन थी जाने से पहले किसी और एक शख्स वहाँ आया था पुलिस स्टेशन पे सिविल ड्रेस में, जो पुलिस वाला था किसी और स्टेशन का, जो उसका दोस्त था। ये आदमी आया था वहाँ पे। अब इसमें सारी प्रॉब्लम, सॉरी टू इंटरप्ट बीच में सर, लेकिन इससे आगे प्रॉब्लम कहाँ आती है जब वो आदमी मराठी में मेरे आईओ को जो लिख रहा है एफआईआर, उसको प्रेशराइज करता है कि ये तू क्या लिख रहा है। Tries to manipulate your FIR. Yes, this is what he did in front of my eyes. और वो आदमी पीछे बैठा है, मुझे पुलिस स्टेशन में धमकी दे रहा है कि 2026 तेरा आखिरी है। एक आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर धमकी कैसे दे सकता है आज की डेट में? मैं ये हैरान था। मेरा तो जो हुआ वो हुआ, जो मुझे चोट लगी वो शायद ठीक हो जाएगी ऊपर वाले की दुआ से, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो सरासर दिमाग मेरा वहाँ ख़राब हुआ कि मुझे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी मुंबई पुलिस से। You're saying you're disappointed. I'm disappointed with the fact कि मुंबई पुलिस स्टेशन में, बांगूरा पुलिस स्टेशन में एक आदमी धमकी कैसे दे सकता है? और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि ये आदमी धमकी दे रहा है, तो वो कह रहे हैं हमने सुना नहीं। तो मैं नहीं जानता इंटरनली क्या हैंड एंड ग्लव या क्या इश्यूज है, आई डोंट नो। और किस बिना पे उस आदमी ने इतने कॉन्फिडेंस से बाद में बोला कि पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक आदमी जो खुद पब्लिक फिगर है, उसके साथ ऐसा होता तो फिर एक आम आदमी कहाँ जाएगा, एक फीडर कहाँ जाएगा? तो यू थिंक अनुज एज अ सेलिब्रिटी, एज एन एक्टर, एज समबडी हु हैज अ सोशल मीडिया फॉलोइंग एंड अ लॉट ऑफ फैंस, कि आपको लगता है कि आपको उसका कुछ फ़ायदा हुआ, या आई मीन इज देयर एनी एडवांटेज? मेरा आई थिंक सिर्फ इतना ही फ़ायदा हुआ, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आज मैं इस बात को शायद कॉमन आदमी को बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कभी कुछ हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाइए। आप अगर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, बट मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप बीच में बचे ना बचें या आपका हाल ख़राब हो जाए, लेकिन आप लाइन में लग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे खड़े होकर लिखवाइए कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि वही मायने रखेगा। और अगर आपकी जान पहचान किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है कि जहाँ पे आप ये कहते हैं कि कुत्ते ने काटा था मुझे, या मुझे कुत्ते ने छील लिया था, या मेरी पीठ टूट गई थी इस दौरान जो मुझे पिटाई हुई, आप आराम से एफआईआर करके प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में। तो सुधीर जी आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का वैलिड नहीं होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल? ऐसा वैलिड इनवैलिड का नहीं है, लेकिन जनरली जो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स है उसको वैलिड, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है फॉर ऑफिशियल केस। ऑफिशियली अगर हम अगर सीरियस इंजरी है तो
मे बी वो अच्छा मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएगा, नो डाउट। तो वहाँ अगर वो अनकॉन्शियस है या ही कांट कम टू पुलिस स्टेशन, तो हम लोग वहाँ जाके उसका स्टेटमेंट लेते हैं अगर वो कंडीशन में नहीं आए तो। ओके ऐसे भी है, लेकिन एज ए एविडेंस मीन्स अगर केस आगे जब भी चलती है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इट विल बी अ मोर इफेक्टिव और पावरफुल होता है। ओके इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि नज़दीक के कौन से भी मीन्स जहाँ भी है, KEM नायर है, कस्तूरबा है, मीन्स जो वेल रेपुटेड अच्छे है, वहीं आप हाँ जाइए। वहाँ जाके आप So I think also depending on the severity of your दिस इज द injuries. बेसिक ट्रीटमेंट। वो एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद यू कैन गो टू फर्दर ना। अच्छा हाँ, फर्दर ट्रीटमेंट के हाँ, लिए आप कहीं बाद भी में जा आप कर सकते सकते हैं हैं, आपके, yes. बट आपको वो एक Initially. इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा एंड दैट्स द प्रोटोकॉल। यस तो मेरे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि सिक्योरिटी के बारे में जो आप बोल रहे हैं अनुज, सर आपको लगता है कि जो सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है, ये जो एजेंसीज़ होती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़, ये जिन लोगों को हायर करती हैं एज सिक्योरिटी पर्सनल, इनका भी थोड़ा ज़्यादा सीरियसली उनको ये चीज़ लेनी चाहिए कि किसको हायर कर रहे हैं, थोड़ा उनके अंदर भी थोड़ा तो पावर होना चाहिए। उनको स्पेशली उनको हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ये उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ अगर रात को भी कोई लेडी भी आती है या उसके साथ कोई बदतमीजी करता है, बिल्कुल। तो कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी ये भी इंसिडेंट, अभी ये बोल रहे कि जब भी उनकी जब भी हाथापाई हुई थी तभी ही वॉज रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो एक्चुअली उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी CC कैमरा है, या ये अनुज या उनकी फ्रेंड है वो कर रहा था। वो अगर शायद उधर खड़ा होता Help बीच कर में तो देते शायद आज इनको इंजरी वो इंजरी होती भी नहीं। और इतना बड़ा ये जो बढ़ गया मामला वो भी शायद नहीं बढ़ता, क्योंकि वो अकेला ही उधर था, दूसरा कोई नहीं था उनके बीच में। बीइंग अ लेडी शी कांट मीन्स वो नहीं जा सकती बीच में दो जॉइंट्स के बीच में। इसीलिए उनको ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। ये भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने ऐसे मामले ऐसे इंसिडेंट होने के वो क्या करना चाहिए, ये ट्रेनिंग उनको देना ज़रूरी है। तो अनुज आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक अकेला आदमी सिक्योरिटी का क्या ही कर लेगा अगर कोई दूसरा इंसान इतना राउडी है और इतनी रेज और अग्रेशन दिखा रहा है बिना किसी बात के? आई फील, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इशू जो है वो, देखिए बहुत ही ये चीज़ें बनी हुई हैं सिक्योरिटी वाइज। सिक्योरिटी के बारे में, उसके बजट के बारे में सोसाइटी डिसाइड करती है। सोसाइटी में अगर 4 लोग ऐसे बैठे कि नहीं मुझे अपने 500-500 रुपये बचाने हैं, मुझे सिक्योरिटी वाले को नहीं देने, तो उसको महीने के 12,000 मिलते हैं। 12,000 में वो अपना रेंट भरेगा या बच्चों के खाना खिलाएगा या क्या करेगा उसको नहीं पता। तो वो रात को भी ड्यूटी करता है यहाँ पे, फिर वो दिन में कहीं और ड्यूटी करके आता है, तो टेक्निकली वो सोता ही नहीं है। तो ऐसा आदमी जो सोता ही ना हो, वो खुद को बचाएगा या किसी और को बचा पाएगा, उसके में हिम्मत ही नहीं होगी। दैट्स अ फैक्ट इफ़ यू वांट टू नो द रियलिटी। ये रियलिटी है आज की। और अगर आप उसको देंगे 30,000 रुपये महीना, तो वो 30,000 के लिए आपको सभी फ्लैट्स के जितने भी लोग हैं उनको कहना पड़ेगा कि 500-500 रुपये आप फालतू दीजिए क्योंकि सिक्योरिटी ज़रूरी है। अब वहाँ के लोगों को अगर ये लगता होगा सिक्योरिटी एक मायने में कोई चीज़ है जो होनी चाहिए प्रायोरिटी में, तो फिर आपकी सोसाइटी अच्छी बन जाती है। नहीं तो फिर आप जिस सोसाइटी में हैं जहाँ पर 4 लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें यहाँ पैसे बचाने हैं, जो वहाँ नहीं रहते उस सोसाइटी में शायद कोई रेंट पे दे रखा है, तो उनकी थॉट ही डिफरेंट हो जाती है। तो फिर वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर डिसाइडिंग दिस, यू कांट डू एनीथिंग। इट मस्ट बी सो फ्रस्ट्रेटिंग। आई एम सेइंग कि आप अपने घर में, नहीं अपनी feel सोसाइटी में पैसे देने के बाद भी सेफ आप नहीं फील सेफ नहीं फील करते। और अब इतना बॉम्बे में हम लोग इतना उसी maintenance सिक्योरिटी को देते मैं हैं। पैसे देता हूँ अपने मेंटेनेंस में से, और उसके बावजूद वो वीडियो बना रहा हो तो वाकई वो चीज़ आपको बुरी लगती है। इससे अच्छा तो आप खुद की एक सिक्योरिटी रख लें जो आपका ध्यान रख सके। जी, लेकिन वो कहाँ तक feasible है? आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन हैव सिक्योरिटी ऑफ देयर ओन? हाँ, I'm just saying कि Right. कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी तो कहीं भी नहीं कुछ नहीं कर नहीं, सकता, correct. कहीं रह ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो भी जहाँ तक पहुँच के FIR करा के भी आया था, वो वहाँ तक भी नहीं जा पाएगा। क्योंकि अजीब सी बात ये है जो मैंने रिसेंटली पता की है, किसी बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर से मैं मिला था उनके पास भी, और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट सेक्शन है। हर एक ऑब्जेक्ट का मतलब? अगर आपको किसी बॉक्स से मारा है
तो उसका डिफरेंट सेक्शन किस लगता चीज़ है। से आपको मारा गया है लकड़ी के उसका डंडे अलग। से मारा है तो डिफरेंट इंजरी सेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंजरी कितनी हाउ इंजरी मतलब कितने स्टिचेस आए? स्टिचेज आए हैं या कितनी डीप इंजरी है। तो अब यही बात सर मैं बताऊंगा कि मैं जब गया उसके बाद MLS एक नाम की MLC नाम की चीज़ होती है जिसको कराना ज़रूरी होता है। जो मेरे लॉयर ने मुझे रात को बताई, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, उन दिल्ली में मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा, और मुझे जब मैंने FIR लिखवाई तो मेरी पहली FIR जब मेरी लिखी गई तो वो ऑफकोर्स मराठी में लिखी गई। अब एज अ पर्सन मेरी तरह कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से यहाँ काम करने आते हैं। जी। ऐसा नहीं कि मुझे महाराष्ट्र में फ़ख्र नहीं फील होता, मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात से कि मैं महाराष्ट्र मुंबई में हूँ, काम करता हूँ। मुझे शायद दिल्ली से ज़्यादा फ़ख्र है। जो मैंने आपको बताया कि मुझे इस बात का भरोसा था कि मुंबई पुलिस और डिपार्टमेंट बहुत ऑनेस्ट है, और आई ऑलवेज़ बिलीव, आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ये हमारे यहाँ पे मुंबई में है, तभी हम सब सेफ फील करते हैं। जी। ताकि 3 बजे रात को कोई लड़की ऑटो रिक्शा पकड़ के जा सकती है, जी। जो दिल्ली में शायद नहीं है। नहीं मैं वो देख चुका हूँ। तो उस चीज़ से मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन मैं मराठी अगर नहीं जानता, मैं हल्की हल्की समझता हूँ, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये इस स्टेट से प्यार नहीं है। मैं वहाँ पर समझ नहीं पाया कि FIR में क्या लिखा था। जो मैंने बोला उनको लिखने के लिए, उसमें मैंने अपनी फ्रेंड का भी बोला कि इसके ऊपर भी असॉल्ट हुआ है, आप लिखिए। तो वहाँ से मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बोला था कि हम इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब एक आदमी जिसको नहीं पता हो, मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके या आए दिन जाता रहता हूँ और वहाँ पे रिपोर्ट लिखाता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके ऑडियंस में भी होंगे जो शायद पहली बार इन चीज़ों को फेस करेंगे। तो मुंबई में रहते हैं उनको ये फेस तो करना पड़ेगा कि मराठी में लिखा जाएगा, आपको मराठी आना चाहिए, या आप किसी को लेके जाएं जिसको मराठी समझ आए। जी। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि पहली FIR जो लिखी गई, और आपका केस वहीं पे वीक और स्ट्रांग होता है अगर आप उसको कोर्ट में लड़ते हैं तो। पहली FIR जो लिखेगी वो सही नहीं लिखेगी, वो वीक लिखेगी, और मुझे नहीं पता। मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बोला कि मैंने जो लिखा सही लिखा है, आपने जो बोला वही लिखा है। उसको फोटोग्राफ लेके भी मैंने भेजा, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए वो ChatGPT से कन्वर्ट कर रहे थे, जो वहाँ लॉयर थे। रात को 2 बजे की बात है, और तब 2 बज चुके थे ये करते करते। तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैंने उस पर साइन किया ये सोच के, भरोसा रखते हुए कि उन्होंने सही लिखा होगा। उन्होंने मेन डिटेल्स मिस कर दी उसमें। अच्छा। और वो सारी बात ये होती है, अगर हिंदी में होता या इंग्लिश में होता तो मैं एक्चुअल स्टोरी आपको जैसे अभी बता रहा हूँ वैसे लिख सकता था। आई वुड हैव टोल्ड कि उसने मैं 10 बार सर पे मारा, 5 बार सर पे मारा, 5 बार पीठ पे मारा। मैं उसको बाकायदा बहुत डिटेल में लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं जानता था वहाँ पे किस अब कई बार क्या होता है, लैंग्वेज के हिसाब से भी प्ले अराउंड हो जाता है कि उसने हल्का मारा या उसे मारा लेकिन ये बच गए। तो आप उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं लैंग्वेज को, ताकि वो वीक दिखे स्टोरी में, FIR में, जो आपको बाद में इसको भुगतना पड़ता है। बाद में कैसे भुगतना पड़ता है? बाद में क्या होता है अगर ऐसा हुआ है तो? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सुजीत जी, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, अब देयर आर डिफरेंट पीपल हु राइट इट विद देयर आइडिया एंड देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। वो उसके अंदर सेक्शन लिखते हैं जिसके मुताबिक वो बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। अच्छा। तो वो सेक्शन अगर स्ट्रांग होगा, अब डिपेंड यहाँ पे ये करता है, अगर आपने लाठी से मारा, जिन्होंने मुझसे बात की थी सीनियर थे बहुत, उनके ऑफिस में मैं गया था, उन्होंने बोला डिफरेंट सेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, अगर आपको मारा जाए उससे। मैंने उनको एक ही बात बोली कि अगर लाठी से सर पे मारा जाए और ये पॉसिबिलिटी है कि उसको 2 साल बाद कॉन्कशन हो और वो मर सकता है, उसको क्लॉटिंग हो सर में जो शायद 1-2 साल के बाद आए, उसको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि शायद उसकी उससे भी डेथ हो सके। करेक्ट। तो क्या व्हाट मैटर्स इन द कोर्ट के आइज़ में कि आप लाठी मारते हैं, इंटेंशन मैटर करती है, और आपने उसको सर पे मारा मतलब आपकी इंटेंशन थी उसको मार देने की। इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर, इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर ये नहीं होता कि आपका मर्डर हो गया तभी आप अटेम्प्ट टू मर्डर लगाएंगे, बट मुझे ऐसा दिखाया गया वहाँ पर कि आपको इतनी चोट नहीं लगी। सो इतनी चोट नहीं लगी मतलब कितनी चोट इज वैलिड? FIR कराने के बाद जो एक रूटीन था जो मुझे लॉयर ने बोला मेरे, मैं वहाँ से गया MLC कराने, जो जिसे कहते हैं मेडिको कहते हैं उसको। वहाँ जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कांस्टेबल के साथ जाके कराना पड़ता है, सो दैट इट्स अ प्रूफ दैट आपको क्या लगा, वो रिपोर्ट मिलती है उनको। जब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ डॉक्टर से बात की और उन्होंने बोला, मैंने दिखाया, अब मुझे 3.5 बज चुके थे, मेरे सर पे स्वेलिंग थी, और मैंने उन्हें बोला था ये
जो 2 लाइन्स मेरे सर पे मारी गई हैं, उन्होंने मुझे बोला आप इसको स्टिचेस करा लीजिए। मैं अंदर गया, मैं आपको एक अपना ब्यौरा दे रहा हूँ, हाल जो मैंने देखा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि आपके सामने पहले तो कुछ लोग इतनी बुरी हालत में ज़ख्मी दिखेंगे कि आपको उनको देख के भी घबराहट हो जाएगी। अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक कमरा था जहाँ पर एक आदमी का पेट खोल के उससे इंटेस्टाइन से कुछ कर रहे थे, और वहाँ मुझे स्टिचेस लगा रहे थे अपने बाल शेव करके, उसी आदमी से। मैं किसी अथॉरिटी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी अथॉरिटी को ये नहीं कह रहा कि ऐसा क्यों था, मैं सिर्फ ब्यौरा दे रहा हूँ कि मुझे क्या दिखा। वहाँ एक आदमी लेटा पड़ा बेहोश, वहीं पर उसका कुछ पेट से क्या कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, खोल रहे हैं, 2 लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो वहाँ से फ्री होंगे तो मेरे सर पे शेव करके स्टिच लगाएंगे। इतने में मैं घूम के आता हूँ ये कह के कि मैं बाल नहीं शेव कर सकता। डॉक्टर को बोलता हूँ मुझे शूट के लिए 2 दिन के बाद मेरी कमिटमेंट है, और मेरे पास उसका पूरा डिटेल है कि विच इज़ देयर इन द ईमेल, वी ऑलवेज टेक अ कन्फर्मेशन, मेरे पास सब चीज़ें हैं। वो शूट के लिए बीइंग एन एक्टर सिचुएशन ये होती है हमारी कि जब काम हमारे पास आता है, वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन इट। अगर मैं शेव कर लूँगा सर तो मुझे पता है कि वो पोर्शन दिखेगा, मैं शूट मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो कमिटमेंट मेरे हाथ से ख़राब हो जाएगी। वी हैव टू कंप्लीट द शूट, हम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। या आई जस्ट वांट टू लाइक से रीइटरेट दिस टू माय ऑडियंस कि एज एक्टर्स हमारे प्रोफेशन जो होते हैं वो कमिटमेंट पर सब कुछ बेस्ड होता है। एक बार आपने कमिटमेंट तोड़ दी, आपका पूरा इमेज खराब हो जाती है। एंड वी ऑलवेज वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, आज काम है कल नहीं होगा। कोई इस चीज़ को अपने सर पे नहीं लेता है कि मेरे पास बहुत काम है, बिकॉज आज है कल नहीं होगा। सो वी ऑल ट्राई टू स्टे एज डाउन टू अर्थ एज पॉसिबल। और मतलब अनुज और मेरे जैसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं मुंबई में काम करने के लिए, काम हमारे लिए भगवान है। Correct. और हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, वी ऑलवेज टेक इट वेरी सीरियस एंड प्रोफेशनली। क्योंकि मैंने कहीं तो फिर भी यहाँ पर था कि मेरे हालात उस टाइम ऐसे थे कि मुझे चोट लगी थी। कई बार तो कईयों के घरों में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती, कुछ होता है, फिर भी उनको मैंने सेट पे आके काम करते हुए देखा है, उस हालात में भी हंसते हुए देखा है, शूट करते हुए देखा है। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने काम को चूज़ किया, कमिटमेंट को चूज़ किया, और मैंने उन्हें बोला मैं शेव नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप पेन किलर ले लीजिए और अपना CT स्कैन करा लीजिएगा। वो करा के मैं वापस आ गया, ये नहीं जानते हुए कि सुदीप जी करेक्ट नहीं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, जो आपने बोला कि ग्रीवेंस की उसके ऊपर, कि ये मेरी गलती है कि मैंने स्टिचेस नहीं लगवाए। क्योंकि अगर आप स्टिचेस लगवाते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप स्टिचेस नहीं करवाते हैं तो वो आपकी इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, ओह, तो आप उस सेक्शन में ही नहीं आते। कि और जैसे कि सुदीप जी ने बताया कि हॉस्पिटल्स में आपको इतना डिटेल में चेक नहीं किया जाता कि आपके साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ आपको दूर से देखते हैं और कहते हैं ठीक है हाँ चलो CT स्कैन कराना, आप जाइए निकलिए। कोई आपको बिठा के ये नहीं कहता कि क्या हुआ, क्या सिम्टम्स हुए। नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैसे भी जैसे आप कह रहे हैं कि वहीं पर सब लोगों का वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा था, सीरियस ट्रीटमेंट और नॉन सीरियस ट्रीटमेंट एवरीथिंग, तो उनकी भी हैंड्स इतने फुल होते होंगे कि हमें बस जान बचानी है, बस जल्दी करो, यू नो, वी हैव टू डू आवर जॉब क्विकली। सो इस दौरान ये सब सिचुएशन में मैं निकला, मैं आया, मैंने रिपोर्ट दी, और मेरा एक सेक्शन था उसमें 1182 जिसमें कोर्ट से आपको बेल मिलती है। उसे हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने काट के 111 कर दिया कि वो करेक्शन करनी थी मुझे। FIR प्रिंट हो चुकी है, उसके ऊपर उसने साइन करके बोला कि इसको ये 111 थी, मेरे से गलती होगी। अब ये जो मुझे बाद में पता लगा किसी लॉयर से कि ये गलत है, कोई कटिंग नहीं कर सकता ऊपर से, इट्स नॉट अलाउड। अब मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पीछे से जब वो आदमी अंदर बैठा, किससे मिला, क्या मैनिपुलेशन हुई, किस तरीके से ये चीज़ें चली। जब मेरे वापस आने के बाद सडनली सेक्शन चेंज हो गया। अब आपकी ऑडियंस अगर गूगल करेगी तो देखेगी 112 में सेक्शन में आप बेल आपको मिलती है कोर्ट से, और 111 आपका क्या होता है, लाइट आपकी इंजरी हो गई, मतलब इतनी मामूली इंजरी थी कि अब आप वो उसकी बेल वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी करके वो घर आ सकता है, तो उसे कोई अरेस्ट नहीं करेगा। यहाँ से मेरी मैनिपुलेशन, यहाँ से मेरा भरोसा टूटना शुरू हुआ। और 4 बजे जब मैं अपना सर पकड़ के बैठा हूँ जहाँ पर मुझे इतनी मेरे पे वार किया गया है बार बार रिपीटेडली, तो उसके बाद मैं घर जाता हूँ, जो मेरे दोस्त मुझे लेके जाते हैं, और 4:30 बजे मैं घर पहुँचता हूँ।
मुझे नहीं पता 118 क्या था, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन। ये नेक्स्ट डे जब मैं तब पाल फाउंडेशन, जो सुधीर जी इज़ द फाउंडर, ही हैज़ सम 22 to 24 एडवोकेट्स जो उनके साथ काम करते हैं, और पूरी टीम है हु वर्क्स, एंड दे हैव ऑलवेज हेल्प मी इन द पास्ट ऑल्सो। दैट्स व्हेन सुधीर जी को आई मैसेज हिम कि ऐसे ऐसे हुआ था, और देन इमीडिएटली ही सेंड अ पर्सन एंड सेड कि मैं भेज रहा हूँ और आप वापस वहाँ जाओ और अपनी FIR करेक्ट करो। ओके, Now the problem here is FIR becomes supplementary additional paper on it. अच्छा, if you go a second time. It is a paper which is adjoined to it. ओके, तो आपका सेक्शन, अब मेरा सेक्शन 1181 कर दिया उन्होंने। डेफिनेटली देयर इज सम मैनिपुलेशन, डेफिनेटली समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ था जिस वजह से 1182 से 1 किया गया, उसको वीक किया गया केस को, कुछ तो हुआ था मेरे पीछे से, मैं नहीं जानता क्या हुआ था। वो एज अ पर्सन जिसने कभी इन चीज़ों डील नहीं किया है, वो नहीं जानता। मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। बट अनुज टेल मी, एज अ कंप्लीट आउटसाइडर, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा अक्सर होता है, जैसे आप कह रहे हैं आजकल रोड रेज भी बहुत हो जाती है, सड़कों पर किसी ने आपको ओवरटेक कर लिया तो आप देखेंगे कि सामने वाली गाड़ी में तो कोई अपना डंडा लेके बैठा था, उसने गाड़ी रोकी और वहीं पे मतलब छोटी छोटी बातों के लिए लोग इतना झगड़ने लग गए हैं, वन फील्स वेरी अनसेफ, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है दैट एज समबडी, एज अ सिटीज़न, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, मुझे इन सब मामलों से दूर रहना है, मुझे किससे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कल को सामने वाली गाड़ी में कौन है या बाजू वाले घर में कौन है, किसका एटीट्यूड क्या है, किसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन क्या है। टुडे आई वांट टू आस्क यू, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, एंड दिस इज समथिंग, दिस इज एन इंसिडेंट विच कैन हैपन टू एनीबडी, आपने कुछ गलत नहीं किया। आई मीन मैंने भी, नाउ आई थिंक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट, ऐसा बहुत बार हुआ है कि गलत मेरी पार्किंग में किसी ने गाड़ी लगा दी और मैंने फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डाली कि भाई किसकी गाड़ी है, प्लीज़ हटा लीजिए। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। हाउ डू यू फील, क्या करना चाहिए कॉमन इंसान को, कि मतलब क्या आप डर के बैठे रहें घर पर? मुझे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती थी कि मुझे बहुत उम्मीद थी मुंबई से, मुझे बहुत उम्मीद थी दिल्ली हाइट होते हुए, दिल्ली में बॉर्न हुआ मैं, और मैंने ये वायलेंस बहुत देखा है, जो आप कह रहे हैं रोड रैश बहुत होता है, बात बात पे लोग गाड़ी से निकल के मार देते हैं एक दूसरे को, बहुत देखा मैंने, बचपन से देखा है। मुंबई में आने के बाद मैं लोगों को ये बोलता था कि दिल्ली और मुंबई के लोगों में ये फ़र्क है कि वो ये नहीं करते, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो लड़ें आपस में, गाड़ी लग भी जाती है तो भी वो कहते हैं ठीक है जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोलते। इस बात पे मैं हंसता था अपने लोगों के साथ, लेकिन आज आफ्टर दिस इंसिडेंट, जो आज का माहौल मुंबई का मुझे लगता है, आई फील मुंबई इज़ अनसेफ। आई फील इस बार, अगली बार सेल्फ डिफेंस में हाथ उठा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर आप सेफ हैं। दिस इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप सेफ तभी फील करेंगे। द ओनली रीज़न, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता ये बोलना, मैंने अभी भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आपको मिला क्या? आपको ये मिला कि कोई एक स्टोरी बनाई गई, मुझे डॉग बाइट हुआ था इसलिए मैंने उसको रिएक्शन में मारा, मतलब जान से मारने की कोशिश करी। Does that give you a right to hit a person on the head 5 times? Does that give you a right to abuse a person and say मैं तेरे को जान से मार दूंगा? Does that give you a right even after the incident happened you cooled off कि तुम अपनी उसकी फ्रेंड को, लड़की को बोलो मैं तेरे को घर से उठा दूंगा, तू एक औरत जाता है, तू घर पे बैठ। मानता हूँ आप सोनीपत हरियाणा से हैं, लेकिन ये मुंबई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं सही था। सर आपको क्या लगता है कि अभी मतलब अनुज की सिचुएशन में अगर कोई है जिनके साथ ऐसा हुआ और अब मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट उन्हें लग रहा है कि इससे अच्छा तो मुझे मार ही देना चाहिए था, रिटेलिएट करना चाहिए था, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कॉमन मैन को? का डिफेंस करना हर एक का हक है जी। अगर सामने से कोई आपको रॉड मार रहा है, तलवार मार रहा है, तो आपको डिफेंस तो करना ही है ना, मार तो खाना नहीं है। और इस सिचुएशन में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी उसको मारो, जैसे अभी अनुज ने बोला है, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सामने वाले को ही मारो, आप डिपेंड्स करो उनको, अगर वो मार रहा है तो उसको रोको या रोकने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जितना लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने इसको मारा भी है, ही वॉज इन फॉल्ट, नो डाउट, तो उसको सज़ा मिलेगी। तो लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी ने भी, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिपेंड करना ज़रूरी है, नो डाउट। अभी सेल्फ डिपेंड करते वक्त अगर वो सामने वाला भी इंजरी होती है तो फिर इनके ऊपर केस नहीं बनता है,
क्योंकि हाँ, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए उसके ऊपर हाथ उठाया है। तो सर ये बताइए कि पुलिस के ऊपर तो काफ़ी प्रेशर होता होगा ना, बिकॉज इतने केसेस आजकल इतने बढ़ रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ रोड रेज भी बहुत हो रही है, सोसाइटी में आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि वो आपस में इसको थोड़ा सुलझा लें, पुलिस को ना इन्वॉल्व करें, कि आपको लगता है नहीं पुलिस को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है? नहीं, देखो, अगर ये सोसाइटी इशू है, अगर वो सोसाइटी में ही सॉल्व होता है तो शायद वो लोग पुलिस स्टेशन में नहीं आते, ठीक है। लेकिन उसने डायरेक्ट इनके ऊपर अटैक ही किया। उसने उनके सेक्रेटरी चेयरमैन को बोलना चाहिए था, या कोई सीनियर पर्सन है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए कि देखो मेरे बारे में इन्होंने कुछ अपना पार्किंग के बारे में लिखा है। लेकिन उसने वो नहीं किया, उसने डायरेक्ट आके नीचे आया, उनको गाली गलौज किया, उसको मारा। उनका अप्रोच बिल्कुल ही गलत था, हाँ। तो मीन्स 100% ही वॉज इन फॉल्ट ओनली। और ऊपर से उनको इंजरी भी है, उनका सर पे 3-4 स्टिचेस होते हुए। क्या लगता है अनुज, अभी का मतलब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? इफ एनीबडी एल्स इज इन योर पोजीशन, अ कॉमन पर्सन इज इन योर पोजीशन, व्हिच इज वेरी कॉमन नाउअडेज, क्या करना चाहिए? क्या तो आपको लगता है कि आपको सुलझा देना चाहिए था मामला, इवन दो द पर्सन हिट यू? मैं सुलझा देना तो तब होता जब आपने आगे से हाथ उठाया होता। अगर मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी की होती तो मैं कहता ठीक है मेरे हाथ से भी लग गया, आपने भी मारा, चलो ख़त्म करो। जब मैंने नहीं उठाया हाथ और मैं अपनी जगह सही हूँ, इट रीचेस टू द जुडिशरी पार्ट विच इज़ ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, जो आजकल हमारे देश में चल रहा है। कोई इतने खुश नहीं है उस चीज़ से जब ये थिंग्स हैव बीन रोलिंग नाउ। बट इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो लोड वहाँ कम जाए, यहीं पे सही तरीके से सेटल हो सके, तो चीज़ें आगे तक ना जाएं। अब आज मुझे ये कहा जाता है कि अब आपको अगर आगे जाना है तो आपको इसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सेक्शन चेंज होना चाहिए तो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोर्ट में प्रूव करने का मतलब अब आप टाइम निकालें, चक्कर काटें, और सालों चक्कर काटें, और अपनी जेब से पैसा खर्चें और अपनी एनर्जी उसमें डालें। ये चीज़ लोग फेस कर रहे हैं, सालों साल जो परेशानी है वो फेस कर रहे हैं। इस वजह से लोग छोड़ देते हैं, और इसीलिए ऐसे कल्प्रिट लोग फिर दोहराते हैं उसी चीज़ को, फिर कहीं और जाके मारते हैं। उन्हें लगता है नहीं तो किसी आदमी की कैसे हिम्मत कि वो अगर सोनीपत से आया है मुंबई में आके वो किसी के ऊपर सर पे डंडा मारे, वो भी घर कैसे जाके, हिम्मत कर सकता है आदमी, बताइए। और वो भी वहाँ का रेजिडेंट नहीं हो तो मान लिया वो इंटॉक्सिकेटेड था, वो किसी ड्रग्स के अंदर कुछ होगा, पिया होगा, फिर भी आपकी साइकोलॉजिकली थॉट है, आप किसी के सर पे नहीं, आप पहले उसको ऐसी जगह मारने की कोशिश करेंगे और फिर भी आपको लगेगा कि मैंने शायद ज़्यादा मार दिया, रुक जाएंगे। लेकिन आप रिपीटेडली अगर मार रहे हैं तो आपका हाथ बहुत खुला हुआ है, और आप एटलीस्ट बाद में तो आपको इन हाइंडसाइट तो बाद में आपको आपको डरना रिग्रेट चाहिए। होगा ना। लेकिन बाद में आप फिर धमकी देते हैं उसको कि नहीं मैं तेरे को पुलिस कुछ नहीं कर सकती मेरा। तो मतलब आप ऐसा कर चुके हैं पहले कि आप पुलिस में इन्वॉल्व करके आप बच चुके हैं। तो मैं डेफिनेटली आई विल नॉट स्टेप बैक। I'm very glad you said that, Anuj. And Sudhir ji, thank you for helping him and helping people like him, because like you said, ये सब rules regulations जो होते हैं कहीं ना कहीं lapse होने लग जाते हैं जब cases इतने बढ़ जाते हैं और इतने सारे लोग involve हो जाते हैं। तो हर तरह का इंसान हर तरह के profession में है, but I'm glad that there are people like you who are fighting for people like Anuj. And Anuj, thank you for actually taking up this so seriously, because मैं आपकी जगह होती तो honestly मुझे लगता कि कुछ तो करके इसको ख़त्म करो, बिकॉज मैं कितना इन्वॉल्व होंगी। बट ये एटीट्यूड कि आज ये इंसान ऐसा कर रहा है, इफ़ आई डोंट स्टॉप हिम ही विल डू इट अगेन, एंड लाइक यू सेड ही मस्ट हैव डन इट इन द पास्ट मे बी एंड नोबडी स्टॉप्ड हिम, सो ही हैज़ रीच्ड वेयर ही हैज़ टुडे। ऐसे लोगों को रोकना भी ज़रूरी है। एंड फॉर माई ऑडियंस आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर अ पर्सन जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, दो चीज़ें ध्यान में रखिए। एक तो ये कि आप क्या उस इंसान के लेवल पर जाकर उनके साथ बातचीत कर सकते हैं या बिहेव कर सकते हैं जिस तरह से आपके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, क्या आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपकी अपनी एनर्जीज़ आप इसमें इतने लंबे समय तक डाल सकते हैं? बिकॉज आई थिंक टू गेट जस्टिस यू डू हैव अ लॉन्ग फाइट अहेड ऑफ यू। वी हैव ऑलवेज सीन दैट फ्रॉम एजेस, वी बीन सीइंग दैट कि जस्टिस के लिए लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। And I want to say to the people who are actually committing this kind of aggression,
टुवर्ड्स पीपल हु यू डोंट इवन नो, प्लीज़ थिंक अबाउट देम ऑल्सो. उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनकी भी लाइव्स हैं. और हम लोग सब यहाँ दुनिया में, आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, आई फील हम लोग सब एक पर्पस सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं. हम सबका एक मकसद है, हम सबकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं लाइफ में, हम सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने चैलेंजेस हैं. हम वही अगर उन्हीं से जूझ लें वो बहुत है. तो कभी किसी और की लाइफ में क्यों हम एक्स्ट्रा चैलेंज डालें और उस तरह की एनर्जीज अपनी लाइफ में भी क्रिएट करें. सो आई मीन लेट्स ऑल ट्राई टू को एग्जिस्ट. लेट्स नॉट ट्राई टू मेक स्मॉल इशूज़ इनटू रियली बिग वंस. पुलिस अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अपना काम कर रहे हैं, लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में चल रहे हैं. वी आर ऑल ट्राइंग टू सर्वाइव टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़. दैट्स ऑल आई वांट टू से. प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें बताइए आपको क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, आपके क्या ओपिनियंस हैं. What do you have to say? Please let us know in the comments. Thank you so much, guys. Guys, please like this video, share it, and you're watching Candid Confessions with Chavi. This is Oliver signing out. Love and peace from us.